हेलो एवरीवन। आज हमारी 11वीं क्लास की जो आखिरी अध्याय है, 10वां अध्याय, संविधान का राजनीतिक दर्शन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बड़े सारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में ये वाला टॉपिक बहुत मदद करता है। तो आज इसी के बारे में हमको बात करनी है। तो बिना कोई समय गवाए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, हमेशा की तरह किताब की लाइन बाय लाइन से कि चीज़ें क्या कह रही हैं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो परिचय है वो कहता है इस किताब का कि इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया और जाना कि पिछले 69 वर्षों में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की? उन्हें खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है। यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। दूसरे, यह प्रश्न पूछना भी बहुत जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है वो कैसा है। इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं? क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है? और अगर ऐसा है तो यह नीति बोध स्वयं में क्या है? हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है? देखिए, आगे भी बात करें, अभी इतनी बात पहले समझ लें कि अभी तक छठी क्लास से लेकर और अभी तक की क्लासेस में हमने संविधान के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की है, बहुत डिटेल में चर्चा की है, तमाम सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चर्चा की है। लेकिन इन सब के पीछे ये कुछ जो सवाल यहाँ ये पुस्तक उठा रही है अपने आखिरी चैप्टर में, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और वो आपको अलग अलग आयाम देते हैं सोचने के। आखिर वो क्या वजह है कि आजादी के तुरंत बाद हमने संविधान की आवश्यकता समझी? हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों से कुछ दिनों तक काम चला सकते थे। आप देखिए, 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो गया, अभी आजादी मिली भी नहीं थी। 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो गया और लगातार वो काम होना शुरू हो गया। आजादी की प्रक्रिया अपना काम कर रही थी, आजाद हो रहे थे और हम एक गणतांत्रिक व्यवस्था की तरफ मूव कर रहे थे। हमारा तमाम विवादों से दूर रह के हमारी संविधान सभा हमारे भविष्य को दिशा निर्देश देने का कार्य कर रही थी। तो क्या ऐसा भी क्या था कि इतनी जल्दी थी, हम कुछ दिन प्रतीक्षा भी कर सकते थे? अच्छा, फिर प्रश्न ये सारे ही प्रश्न जेन्युइन हैं कि क्या वो उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है हमारा संविधान? क्या वाकई हम इसको एक सुप्रीम लॉ के रूप में देख सकते हैं? तो ये सारी ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर वो जो संविधान की आत्मा है, जो दर्शन है, जो उसका पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है, वो सब, इन सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक इन्हीं सारी बातों पे डिस्कस करेगा। अब देखिए, इस दृष्टि से मजबूती और सीमाएं क्या, मतलब संविधान की क्या मजबूती है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग भी यात्रा अपनी आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या पता चल पाएगा? आपको पहली चीज पता चलेगी कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन सी फिलॉसफी है, किन फिलॉसफीज को ध्यान में रखकर संविधान बनाए। एक तो ये समझ पाएंगे हम भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है। ठीक है, जो बेसिक इसके सिग्निफिकेंस है, जो उसका महत्व है, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो क्या है। इस संविधान की आलोचनाएं क्या है। ऐसा नहीं कि हर चीज अपने आप में पूर्ण होती, कुछ कमियां रह जाती, तो हमारे संविधान के संदर्भ में वो कमियां क्या होंगी और इस संविधान की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस कहां है, कहां आके हमारी लगता है कि हमारे संविधान में और ज्यादा शक्ति होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए, उसकी लिमिटेशन से भी हम रूबरू होंगे। तो आइए, संविधान के दर्शन का क्या आशय है, क्या मतलब, हम क्या निकालते हैं कि फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इट मीन एग्जैक्टली। तो ये पुस्तक कहती है कि कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता,
किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। आप देखिए, ये सारे शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये नैतिक शब्द है, मूल्य शब्द है। आप अपने यूपीएससी के 4th पेपर में आप उसको पढ़ते हैं, तो ये सारे शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। तो इनको हम बहुत डिटेल में यहां तो नहीं समझेंगे, लेकिन मोटे तौर पे ये समझना बहुत जरूरी है, उन आदर्शों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग को हम नहीं समझ सकते जब तक इन सारी चीजों को हम नहीं समझेंगे। तो पुस्तक के माध्यम से ही, बिना अलग से कुछ बात किए, पुस्तक के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है, जैसे यहां इन्होंने एक उदाहरण दिया कि उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव में मनाही कर सकता है। आप देखिए, कई बार कई समाजों के अलग अलग मूल्य होते हैं, उनके अपने मूल्य हमेशा समाज, समय, परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही होता है। आप देखिए, कहीं कोई मैदानी भाग में रहने वाला है तो वहां शाकाहारी लोग ज्यादा मिल जाएंगे, आराम तलब लोग ज्यादा मिल जाएंगे। कोई पहाड़ी इलाकों में है, जंगल के क्षेत्रों में है, तो वहां मेहनत कश लोग ज्यादा मिल जाएंगे। हो सकता है वो शाकाहार के साथ साथ मांसाहार वाले ज्यादा हो। तो दोनों क्षेत्रों की अपनी अपनी उपयोगिताएं हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं, इसलिए उनके मूल्य भी अलग अलग होंगे। वो अलग अलग चीजों को प्रायोरिटी देंगे। तो ये विभिन्नताएं हैं, समाजों की विभिन्नताओं की वजह से, उनकी संस्कृतियों की विभिन्नताओं की वजह से ये डिफरेंसेस हैं हमारे देश में। हम सब इस बारे में बहुत बार बात भी कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम सारे बावजूद के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बात करता है कि भले ही आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कहीं के भी रहने वाले हो, ठीक है, लेकिन इन आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं होगा। दो व्यक्तियों के बीच में हमारे यहां हर नागरिक समान है, ठीक है। विद पीपल ऑफ इंडिया वाली बात जो हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है, तो हर नागरिक इस देश का समान हैसियत रखता है। तो तमाम डिफरेंसेस के बावजूद आपके अपने सांस्कृतिक मूल्य हो सकते हैं, आपके अपने क्षेत्रीय मूल्य हो सकते हैं, भाषाई मूल्य हो सकते हैं, उसकी अलग अलग नैतिकता होती है, आपके अपनी समाजों की अलग नैतिकता हो सकती है, उसके अलग इथिक्स हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब आप संविधान की नजर से देखेंगे तो हम सब समान है, कोई विभेद नहीं होगा हमारे बीच। ओके, इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। यानी उन नैतिक मूल्यों को, जो देश की नैतिकता, जो देश की मूल्यों को परिभाषित करे, ऐसे मतलब मूल्यों को मजबूत बनाने वाले कानूनों की आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली उनके बीच एक गहरा संबंध होता है। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। यहां यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल थॉट का मतलब ही होता है, जब आप राजनीतिक विषय वस्तु की बात करते हैं तो असल में वो किसी देश में रहने वाले नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों की बात होती है कि हमारा एक नागरिक के रूप में और हमारा जो शासन है उसके रूप में, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। एक तरीके से चूंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो इसलिए हमारा राजनीतिक दर्शन का आधार यह है कि जनता की इन्वॉल्वमेंट होगी हमारी व्यवस्था में, जनता की सहभागिता के बगैर यह नहीं चलेगा। इसीलिए इस शब्द पे बहुत जोर दिया जाता है, राजनीतिक दर्शन। ठीक है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो क्या है, और ये कह भी रहा है कि संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ इटसेल्फ। वो अपने आप में कानून है, निर्देशों का एक समूह है। वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो ये निर्देश देते वक्त वो किन चीजों को ध्यान, उसको कैसे समझें, हम किस नजरिए से देखें कि हम उसके उद्देश्यों को सही रूप से समझ पाएं, उसके लिए जिस चश्मे की हमको जरूरत है वो है हमारा राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी। और पॉलिटिकल फिलॉसफी कहने के पीछे मतलब ही ये है कि आपकी जनता के रूप में इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित है या नहीं है। ओके, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमारा क्या आशय है, इसमें 3 बातें शामिल। अब इस पुस्तक के माध्यम से समझते कि ये क्या कह रहे हैं।
पहली बात, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। जाहिर सी बात है, बड़ी सारी इसमें विचार विमर्श हुए हैं, बड़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र की संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। यानी ये जो सारे शब्द हैं, चाहे वो अधिकार हो, माइनॉरिटी हो, सिटीजनशिप हो, डेमोक्रेसी हो, इन सभी के जो संभावित अर्थ हैं, यानी किन कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको हमारे संविधान में इस्तेमाल किया है। इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है, उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। आखिर वो कौन सी चीजें थी जिनको ध्यान में रखकर हमने हमारा संविधान बनाया। अगर हमारी पकड़ से वो छूट जाएगा तो शायद हम संविधान के उद्देश्यों पे काम ना कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हम सब के अंदर एक नागरिक होने के नाते भी कि हमारी समझ हमारे संविधान के प्रति बहुत साफ साफ हो। ओके, इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि आदर्श कहां तक और क्यों ठीक हैं, क्या आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी चीज है। कई बार अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग टॉपिक्स में हम तमाम सारे आरोप भी लगाते हैं, हम लिमिटेशंस के रूप में उसको कंसीडर करते हैं, कई कमियों के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप ऐसा करें तो एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई डिस्कशंस को जरूर ध्यान में रखें, जो डिबेट्स हुई थी उनको जरूर ध्यान में रखें, और आपको पता चल जाएगा कि जैसा भी है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, आप देखेंगे कि वो बड़े पवित्र उद्देश्य थे सारे ही। ठीक है कि कई सारी चीजों में समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की, हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल में भी इसको डिस्कस किया था। आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा, जरूर आप लोगों को कल वाली वीडियो देखिएगा, पिछली क्लास की वीडियो। तो ये सारी चीजें हमने समझी थी कि हमारा संविधान जीवंत क्यों है। तो ठीक है, वो संशोधन करने की आवश्यकता, नए आवश्यकताओं को ध्यान में, समाज की नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वहां ये सुविधा दी गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई डिबेट्स पे ध्यान देते हैं तो संविधान में लिखी गई बातों की व्याख्याओं को समझ पाते हैं, उनके उद्देश्यों को समझ पाते हैं। तो यहां यही बात ये भी कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि वो मूल्य सही है, सुसंगत क्यों है, सही और सुसंगत क्यों है। यानी हम जिन भी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हमको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वो वाकई काम के हैं या नहीं है, आज उनकी आवश्यकता है या नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आप उससे एग्री करें। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एक अधूरा काम कहा जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों ना हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। सारी बातों का क्या मतलब? अब देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या संविधान की क्या फिलॉसफी है, क्या मूल्य हैं। यहां ये बात ये कह रहा है कि आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, निर्देशों का एक समूह है जो हमको विभिन्न पहलुओं पे संविधान अलग अलग निर्देश दे रहा है, चाहे वो हमारी प्रशासनिक ढांचे के बारे में हो, हमारी व्यवस्था के बारे में, चाहे वो न्यायपालिका हो, वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो। ठीक है, हम नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे, इन सभी विषयों के बारे में अलग अलग निर्देश होते हैं संविधान के। और निर्देश भी कैसे देश में, भारत जैसा देश जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है, जहां सांस्कृतिक पहचान अलग है, भाषाई पहचान अलग है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, तो तमाम सारी विभिन्नताएं हैं, तमाम सारे डिफरेंसेस हैं हमारे बीच। और डिफरेंसेस होने के नाते हमारी अपनी कुछ अवधारणाएं हैं, विचार हैं, हमारे विश्वास आस्थाएं हैं कुछ चीजों में।
तो इतने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में कौन एक समान निर्देश दे पाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो कुछ की वर्ड्स की जरूरत होती है, कुछ उन बेसिक चीजों की जरूरत होती है जो हमको सहायता करें, भले ही हम कितने भी बड़े विविधताओं से भरे हुए समाज को निर्देश देने की बात करें। हमारा समाज चाहे कितने भी विभिन्नताओं से भरा हो, क्या हमारे पास निर्देश देने का कोई टूल है? बिल्कुल है। आपको कुछ कॉमन कीवर्ड्स ढूंढने होंगे, आपको वो तलाशना पड़ेगा जो सभी प्रकार के समाजों को एक सूत्र में बांधता हो, जो सभी की जरूरत हो। हमारा संविधान ये कर पाने में सफल रहा है। ठीक है, कैसे? यही सारी चीजें समझनी है हमको। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। बात पहले भी कर चुके हैं हम। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है कि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों को अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सकें। यह बात स्पष्ट है कि आज के संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। ठीक है, बड़ी सारी बातों पे हम एक मत नहीं होते। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों को भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती है और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। आप देखिए, कल की क्लास में, जो पिछली क्लासेस थी, हमने उसमें इस बात को बहुत डिस्कस भी किया है कि समय परिस्थितियां भी बदल रही हैं, अलग अलग आवश्यकताएं बदल रही हैं समाज की। तो कई सारी बातें अपने आप पुरानी पड़ जाती हैं या उनकी आवश्यकताओं में वो धार नहीं रह जाती, तो उनको बदलने की आवश्यकता होती है, या उनके होने ना होने पर भी हम डिस्कशंस करते रहते हैं। ये अनिवार्य हिस्सा है हमारे देश की राजनीति का। इन पर विविध राजनीतिक हलकों, विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और इस पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। इनमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम ना सही, परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या मतलब इसका? आप देखिए, ये कह रहा है कि संविधान में बड़ी सारी बातें लिखी हैं और हर बात को, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी बात की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में मतभेद हो। न्यायपालिका उसको अलग तरीके से परिभाषित कर रही है, वो विधायिका उसको अलग संदर्भों में देख रही है, कार्यपालिका के लिए कुछ और आवश्यकताएं हैं। तो ये संभव है कि किसी एक चीज को लेकर इन जो हमारे जो व्यवस्थाएं हैं उनमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद संविधान में लिखी गई चीजों के महत्व में कमी नहीं आती। ठीक है, उसकी हैसियत उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक महत्व है। तो आप उस पर डिबेट कीजिए, आप उस पर अपनी अलग अलग राय रखिए, आप उसके उद्देश्यों के संबंध में बहस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये जो लिखा हुआ है इसका अपना कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा हो जाता है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि एक आदमी कुछ कहेगा, एक आदमी कुछ कहेगा, तो निश्चित रूप से जो बातें कही जा रही है उसमें विरोध पैदा हो सकता है। ये जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। यानी जब भी कभी ये डाउट हो कि ये पक्ष सही कह रहा है या ये पक्ष सही कह रहा है, तो आपको तौलना पड़ेगा कि संविधान में जो बात लिखी गई है, क्या लिखी गई है, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि वो लिखी क्यों गई, वो क्यों लिखी गई है। तो जब आप क्यों का जवाब तलाशते हैं तो तमाम सारी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। अच्छा, अब आइए, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। एक डेमोक्रेटिक चेंजेस के लिए बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी देयर, एक संविधान होना चाहिए। कैसे? आप देखिए, ये कह रहा है कि पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा। इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर है। आप देखिए,
जब आप मोनार्क में थे, जब राजतंत्र ये व्यवस्था थी, तो सारा मतलब जो राजा होता था दैट वो सुप्रीम अथॉरिटी फॉर जजमेंट, वो न्याय देने के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए वो आखिरी अथॉरिटी होता था। जो राजा ने निर्णय ले लिया वो फाइनल है, उसको राजा स्वयं ही बदले तो बदले, नहीं तो कोई और अथॉरिटी उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकती थी। तो उस पर कोई अंकुश हो, ऐसी भी कई सारी व्यवस्थाएं हैं, कई सारे समाज हैं जिसमें राजा के निर्णयों पे किसी प्रकार का कोई अंकुश भी नहीं दिखता, उसकी अपनी मर्जी ही अंतिम निर्णय मानी जाती थी। तो कई बार व्यवस्थाओं में बड़ी अनिश्चितता होती थी कि पता नहीं क्या निर्णय होगा, क्या नीतियां बनाएगी सरकार, मतलब जो भी राजा है वो क्या नीतियां बनाएगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। ये सारी बातें बड़ी अनिश्चित थी और इन सारी अनिश्चित बातों को निश्चित बनाया संविधान ने। जब संविधान की व्यवस्था होनी शुरू हुई हमारे मानव समाज में, जब हमने संविधान बनाना शुरू किया कि भाई दीज आर द सुप्रीम लॉज और ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, तो एक रेगुलेशन एस्टैब्लिश हो गया, तमाम सारी अनिश्चितताएं समाप्त हो गई। अब आपको मालूम है कि अगर ये हुआ है तो उसका परिणाम ये होगा, क्योंकि संविधान ये कहता है, तो कई सारी बातें निश्चित होनी शुरू हो गई। तो ये बहुत जरूरी था कि किसी भी सरकार को निरंकुश होने के लिए, जो सबसे बड़ा निरंकुश होने से रोकने के लिए जो सबसे बड़ा टूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार मानता है। जाहिर है जो भी सत्ता में है, पावर में, उसके पास पुलिस है, सेना है, अथॉरिटी है, वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाएं तो क्या होगा? भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे विरुद्ध काम कर सकती। इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री के नियंत्रण में मान लीजिए पुलिस है, सेना है, और अगर वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर है उसकी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, वो शायद उस नजरिए से नहीं देख पा रहा है जिसकी आवश्यकता किसी प्रधानमंत्री को होती है, उसकी अपनी कुछ संकीर्ण विचारधाराएं हैं, तो वो उसको प्राप्त पद की शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू करेगा। और ये जो सारा टूल जो पुलिस, सेना, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, वो हमारा ही उत्पीड़न करती नजर आएंगी, हमारा ही शोषण करती नजर आएंगी। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बहुत सारी दुनिया में बड़े सारे एग्जाम्पल है ऐसे कि कोई सत्ता में आया, वो किसी एक विचारधारा का है, वो अपने से विपरीत विचारधारा के लोगों को प्रताड़ित करता है। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। तो आप देखिए, अगर आप इस शक्ति को रोकना चाहते हैं, इस पर अंकुश लगाना चाहते हैं एटलीस्ट, कि जो भी पावर में है, जो भी सत्ता में है, वो मन मर्जी से काम ना करे, तो जरूरी है कि उसको नियमबद्ध किया जाए। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। तो जाहिर है ये जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन के सर आती है और वो किसी भी राज्य को निरंकुश होने से बनता है, क्योंकि संविधान में राज्य कैसे चलना है, शासन कैसे चलना है, इसके लिए भी निर्देश दिए जाते हैं। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सब ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए, ये एक लाइन में हम पढ़ के ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए कि सामाजिक बदलाव, आप कल्पना कीजिए पहले जब व्यवस्थाएं बदलती थी कितना खून बहता था, ठीक है, चाहे राजा रानी बदले, चाहे व्यवस्थाएं बदले, वो इतना आसान नहीं हुआ करता था, बहुत मारकाट, हत्याएं। लेकिन ये संवैधानिक प्रक्रिया आप देखिए कितनी खूबसूरती से चेंज हुआ, चाहे वो सत्ता परिवर्तन हो, चाहे व्यवस्था परिवर्तन हो। एक निश्चित संविधान, एक जो लोकतांत्रिक साधन है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा अपना मानना है, आप भी इससे सहमत होंगे, कि इंसानों ने जो कई सारी एक बेहतरीन खोजें की हैं, उसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है कि पूरी सत्ता एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी, मतलब एक डायनेस्टी तो सही शब्द नहीं है लोकतंत्र में, मतलब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था आ जाती है, एक विचार से दूसरे विचार आ जाते हैं बिना खून बहाए। ये संभव नहीं था पहले। आप जाके एक बटन दबाते हैं और सत्ता बदल जाती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सोचिए ये सारी व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो रेगुलेट भी हो जाए, वो निश्चित निर्देशों के अधीन काम करे, तो ये इससे ज्यादा खूबसूरत बात और कौन होगी? संविधान ये सुविधा देता है। अच्छा,
जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरीके से समझते थे। उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये जनता की आकांक्षाओं पर निर्भर होगा कि हमारा संविधान कैसा होगा। हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारी बड़ी सारी आकांक्षाएं थी एक नागरिक के रूप में। हमारे उद्देश्य थे कि साहब हमारी राज्य होता, हमारा शासन होता तो हम अपने लिए ये व्यवस्था बनाते। 15 अगस्त 1947 के बाद ये मौका हमें मिल गया। तो ये सभी लोगों का उस वक्त ये मानना था कि जो संविधान बने वो जनता की ही उन्हीं आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हो, उन्हीं का ही एक रिफ्लेक्शन हो, और हमारी संविधान सभा ये कर पाने में सफल रही। कई सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमारी संविधान सभा उस वक्त प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थी, मतलब जनता ने सीधे नहीं चुना था। हालांकि इस आरोप में कोई खास दम नहीं है कि ये बात तो सच है, फैक्चुअली तो ये बात सच है कि संविधान सभा के मेंबर्स को जनता ने सीधे तौर पर नहीं चुना था, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है, इस बात से इंकार किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जब 1951 के चुनाव हुए, और जब चुनाव हुए तो संविधान सभा के सभी मेंबर जो चुनाव लड़े सबने जीत हासिल की। मतलब ये बात अपने आप में तय थी कि वो जनता के प्रतिनिधि थे, चुना नहीं था। चुना क्यों नहीं? क्योंकि जनता के पास मौके नहीं थे, और जैसे ही जनता को मौका मिला जनता ने उन्हीं प्रतिनिधियों को चुना जिनके कंधे पर संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये दूसरे, नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि ये स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे खोल से निकलकर अपने बनाए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं। नेहरू जी अक्सर इसी तरीके की लाइनें बोलते थे, बड़ी ब्यूटीफुल लाइंस बोलते थे वो साहित्यिक। वो कितनी खूबसूरती से इन्होंने इसको डिफाइन किया कि ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के लोगों का, आप ये मत सोचिए कि बड़े बड़े वकील हैं और क्या कहते हैं कि ये सत्ता में पहले से जो प्रतिनिधि थे उन्हीं वही लोग हैं। ये असल में नहीं है, ये अपने आप में एक राष्ट्र है। ठीक है, मतलब ये स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? जो अपने अतीत के राजनीतिक, जो हमारी गुलामी के दौर में हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की खोल से निकलकर अब उस खोल से निकल रहे हैं और अपने बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम वो कपड़े पहनेंगे जो हमने खुद बनाए हैं। कितनी खूबसूरती से इन्होंने इसको डिफाइन किया है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ, और यही वो महत्वपूर्ण मूल्य हैं जिनका जिक्र हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, यही वो वैल्यूज हैं जो पैरामीटर्स के रूप में काम करती हैं। ये बनाते वक्त सोचिए ये कैसे समाज में बना रहे जहां ऊंच नीच, जात पात, धर्म, ये सारे विवाद थे, खूब सारे डिस्प्यूट्स थे। बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो मूल्य निर्धारित किए गए वो क्या? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, ये सारी बातें वहां तय की गई। इस नजरिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरीके से बदल देने की क्षमता है। जाहिर है, इस नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है। मतलब कि जो पावर्स में हैं उनके शक्तियों पर तो कंट्रोल लग ही रहा है। जनता के अधिकार ये काम करते हैं। आप पढ़े हैं फंडामेंटल राइट पढ़ते वक्त हमने बात डिस्कस की थी कि आर फंडामेंटल राइट गिवन टू अस अगेंस्ट द स्टेट, ये राज्य के विरुद्ध है। राज्य की शक्तियों को ये सीमित करने का प्रयास करता है। तो एक काम तो ये संविधान ये कर ही रहा है कि राज्य की शक्तियों को सीमित कर रहा है, सरकार की शक्तियों को सीमित कर रहा है। साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या कर रहा है कि वो वर्ग जो बहुत लंबे समय तक सत्ता से वंचित था, ठीक है, वो बहुत डिप्राइव सेक्शन था, बहुत वंचित लोग थे, एकदम बाहर किए गए थे समाज से, अब उनके लिए भी सत्ता के रास्ते खुल रहे हैं, उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अगर आप इस पर गौर करें तो। संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से
हासिल करने की ताकत देता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग कमजोर हैं उनको भी सामूहिक रूप से वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, और ये उनको ताकत कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आप देखिए, अगर आप संविधान को माइनस कीजिए और आप पीछे इतिहास को पलटिए तो इस तरीके की उपलब्धि करने के लिए कितने संघर्ष हुए हैं और क्या कभी हासिल हो पाया इस तरीके से? संविधान की लाइनें वो देना शुरू कर दी जिसके लिए सदियों से लोग लड़ रहे थे। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें? क्यों जरूरत है भाई कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे हम दोबारा देखें कि क्या सोचा, क्या किया? पीछे क्यों मुड़े और अपने को अतीत से क्यों बात कर रखें? बात सही है, मोटे तौर पे तो ये सवाल उठता है। जो बीत गई सो बात गई। कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वो पीछे मुड़कर देखे कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहां छुपा हुआ है। ठीक है, जानकारी के लिए तो आप देख लीजिए कि जो कानून आज बना है उसके पीछे क्या कारण थे, जानने के लिए ठीक है, लेकिन और क्या आवश्यकता है? किंतु राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है? अब आप 2022 में बैठ के तैयारी कर रहे हैं आने वाले भविष्य में अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, तो आपको क्यों जानना कि 1947 के समय में कुछ लोग इकट्ठा होकर क्या सोचकर उन्होंने चीजें लिखी? आपको आपकी आज की जरूरतों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों नहीं बदली हुई परिस्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है? हम आज की बात से इस बात पे, हम आज की परिस्थितियों के आधार पर चीजों को निर्धारित करें, ये कितनी अच्छी बात रहेगी। अमेरिका का उदाहरण लें, वहां संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया। उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। ठीक है, अमेरिका में देखिए, अमेरिका में तमाम सारी चीजें एकदम से चेंज हो गई, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की होती है तो स्थिति अलग है। तो क्यों जरूरी है मुड़कर देखना, अब वो समझ लेते हैं। यहां संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। ठीक है, और ये हम सब के लिए सामूहिक शर्म की बात है ना? इस बात पे जरूर एक बार हमको अपनी गर्दन नीचे कर लेनी चाहिए कि अगर कोई ये कह रहा है कि 1947 और 2022 के बीच में ऐसा भी समाज में कोई खास बदलाव नहीं आ गया, ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं कि वो समाज अलग था ये समाज अलग है, तो ये अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति है कि हम किस बात की फिर दुहाई देते हैं और किस बात पे हम अपने आप को प्रगतिशील होने का दावा करते हैं। तो खैर, ये एक पक्ष है। ये क्या कह रहा है समझते हैं। मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। अब ये एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है। मैंने वो तो एक चीज बताया कि आप कई सारे कॉन्टेक्स्ट में इस बात पे शर्मिंदा हो सकते हैं कि साहब हमारा समाज बिल्कुल आज भी वैसा ही है जैसा 1947 में था, तो कई बातों के लिए हमको पुनर्विचार की आवश्यकता है। लेकिन कुछ मामलों में ये बहुत प्राउड करने वाली चीज भी है, और वो क्या कि हमने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। हमने मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए, और ये खूबसूरत चीज है। यही वो बात है जो हमारी हस्ती को मजबूत करता है, हमको एक सूत्र में पिरोए रखता है कि हम अपनी उन वैल्यूज से हमने कभी समझौता नहीं किया। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का हिस्सा। कितनी खूबसूरत बात है, देखिए कितनी खूबसूरत बात कि हमारे संविधान का इतिहास अभी भी हमारे वर्तमान का हिस्सा है। मतलब कि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमने वो संविधान बनाया था, वो उद्देश्य अभी भी हमारे सामने है और उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो हमारे वर्तमान का, अभी भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। अब ये कुछ होमवर्क है आपके लिए। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमें उसे भुला दिया हो। कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वो पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। यानी हम जिन बातों को पहले सबसे ज्यादा कि साहब ये बुनियादी बातें, हो सकता है अब वो डाइल्यूट हो गई हो, हमारे सामने नई परिस्थितियों ने उन पुरानी बातों को कुछ धूमिल कर दिया हो, कुछ धुंधला कर दिया हो। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता। ठीक है,
तो अगर ऐसा हो भी गया है कि हम थोड़ा भूल भी गए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हो, तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे ही आप देखिए आपके अस्तित्व पर, पहचान पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, आप अपने मूल की तरफ बढ़ जाते हैं। आप अपना फ्रीली घूम फिर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से रोजगार चुन रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, खास करके आपकी पहचान को लेकर, तो आप एकदम से मुड़ जाते हैं कि आपका ओरिजिन क्या है। वो सारी चीजें अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो आपको व्याख्याएं देती हैं, आपकी पहचान को आधार देती हैं, आपके लिए गए निर्णयों को आधार देती हैं। हमारे संविधान के संदर्भ में भी ऐसा है कि संविधान बनाए जाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखा, अगर आप भूल गए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कभी प्रश्न उठता है किसी चीज पे, आखिर इस चीज का क्या महत्व है और क्या कैसे ये हमारे आगे की चीजों में मदद करेगा, तो अपने आप वो सारे धूल हटाने की जरूरत होती है, वो अपने आप हाईलाइट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमको वहीं मिलेगा। ऐसे में इन व्यवहारों, बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने की सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। संभव है इस क्रम में हमें और पीछे यानी औपनिवेशिक भारत में जाकर जांच पड़ताल करनी पड़े। इसलिए हमें संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उससे टटोलना हमारे लिए जरूरी। ठीक है, ये बहुत चीजें मैं इसको आसान भाषा में उदाहरण में आपको समझाऊं। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या भारत एक सेक्युलर राज्य है, तो ऑब्वियसली अब तो ये प्रस्तावना में जोड़ भी दिया गया, लेकिन फिर सवाल उठता नहीं है, आप शुरू से तो नहीं था, ये तो जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो क्या उसके पहले सेक्युलर नहीं था? तो अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं आपके सामने, तो फिर इन सब प्रश्नों का जवाब कहां से मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि आपका जवाब ऑथेंटिक है? आपको घूम के जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में, वहां आप देखेंगे कि सेक्युलरिज्म को लेकर क्या विचार थे। ठीक है, कैसे कैसे सेक्युलर वर्ड नहीं डालने के बावजूद भी हमारी व्यवस्था कैसे सेक्युलर थी और कैसे उसको मेंटेन करती थी, या डाल देने पर क्या परिवर्तन हो गया। तो इन सारी चीजों के जवाब को अगर आप तलाश रहे हैं, तो आपका डेस्टिनेशन क्या होगा? डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो संविधान सभा की बहसें अपने आप में आपकी मदद करनी शुरू कर देती हैं। अब आइए हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है समझ लेते हैं। इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है, सही बात है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इंकार करता है। कितनी सुंदर लाइनें होती हैं एनसीईआरटी की, ठीक है, कि एक हेडिंग हमारा संविधान, मतलब कोई एक हेडिंग कंटेन नहीं कर सकती हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि ये उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक, जीवन मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें हैं, कि हमारा संविधान उदारवादी है, लिबरल है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी है, सामुदायिक है, ठीक है, जीवन मूल्यों के लिए हामी भरने वाला है कि वो इंपॉर्टेंट है, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकारों से वंचित लोगों की भी जरूरत के प्रति संवेदन है, चाहे आप अल्पसंख्यक हो चाहे आप वंचित वर्ग से हो, आपके प्रति भी संवेदनशील है। और इन सब के साथ साथ ये एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध समान संविधान है। हमारा संविधान इन सभी की बात करते हुए हम सब की बात करता है, मतलब वो एक एक करके सभी वर्गों की भी बात करता है, इसलिए सामूहिक रूप से हम सबकी बात करता है। सामूहिक रूप से हम सबको वो एक यूनिट के रूप में देखता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही अनोखी बात है जो आप सबको ध्यान देना चाहिए, इसमें प्राउड फील करना चाहिए। संक्षेप में ये संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है,
ये इस बात के लिए डिवोटेड है कि हमारे देश में स्वतंत्रता बनी रहे, फ्रीडम मेंटेन रहे, हम सबके बीच में इक्वालिटी मेंटेन रहे, डेमोक्रेसी को कोई खतरा ना हो, एक सोशल जस्टिस इंश्योर होता रहे, ठीक है, और सबके साथ साथ हमारी जो एकता, इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद हमारी यूनिटी पर कहीं कोई चोट ना पहुंचे। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज और है, क्या? संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, जो संविधान की हमारी फिलॉसफी है, उस पर अगर आप अमल करने की कोशिश करें तो कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक तरीके से। लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैंने आपको फिर याद दिलाऊंगा, लोकतंत्र कहने का मतलब जनता की सहभागिता इस सत्ता में। यहां कुछ एक कार्टून वगैरह है, बहुत ही अच्छा, देखिए कितना अच्छा उदाहरण से इन्होंने बताया कि इस खेल के मैदान में हर विचार को दौड़ लगाने की छूट है, लेकिन एम्पायर लोकतंत्र है। कितनी खूबसूरत है, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, सब अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कौन सही कौन गलत, इसमें ये कौन तय कर रहा है? एम्पायर तय कर रहा है। और वही असल में लोकतंत्र है। लोकतंत्र सबको मौके दे रहा है कि वो अपने एफर्ट्स कर सके। कितना खूबसूरत है, आप देखिए। अच्छा, अब आइए पर्सनल लिबर्टी, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में क्या कह रही है पुस्तक। अब देखिए, कहते हैं कि संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली बात है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध। इस बात से कोई भी इंकार नहीं करेगा। हमारा संविधान इसलिए भी जाना जाता है कि जितनी बात ये पर्सनल लिबर्टी की करता है वो अपने आप में बहुत अनोखी है, ठीक है। आप पूरा फंडामेंटल राइट देखेंगे, वो व्यक्तिगत अधिकारों की ही तो बात हो रही है। यहां तक कि जो नीति निदेशक तत्व हैं, भले ही वो राज्य को दिए गए निर्देश है, लेकिन उसके पीछे भी उद्देश्य क्या है कि व्यक्तिगत हित कैसे सुनिश्चित हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई है। जाहिर सी बात है, ये प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। ऐसा नहीं कि 3 साल 18 महीने 11 दिन कुछ लोग मेज पे बैठते हैं और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, ये पूरी एक सदी तक ये चलता रहा। तमाम सारे संघर्षों को हमने जिया है, झेला है, तमाम सारी आवश्यकताओं को महसूस किया है, और इन सब के बाद जब हमको ये तय करने का मौका मिला है कि हम अपनी स्थिति को कैसे बनाएंगे, तब जाके हमारे संविधान का जन्म होता है। 19वीं सदी के शुरुआती समय में ही राम मोहन राय ने प्रेस की आजादी की काट छांट का विरोध किया था। ये सब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राम मोहन रॉय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वो व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। सही बात है, अगर आप कह रहे हैं कि हमें व्यक्ति की जरूरतें का बहुत ध्यान है, तो उनको कहने का तो मौका दो कि उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं पूरी हो रही हैं। इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वो प्रकाशन की असीमित आजादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आजादी की मांग निरंतर उठाती रही। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि तिलक जी पहले व्यक्ति थे जो प्रेस में, मतलब पेपर में कुछ लिखने के लिए जेल गए, ठीक है। मांडले जेल भेजा गया था वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल्स उन्होंने लिखे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो आर्टिकल लिखने के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे तिलक जी। अच्छा, आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। कौन सा आर्टिकल? आप पढ़ते हैं आर्टिकल 19A में। आर्टिकल 19A कहता है कि सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है। सब अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, बोल के, गाना गा के, टीवी पे जाके, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एनी मीडियम यू वांट टू यूज, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्व्स। ओके, तो आखिर कुख्यात रॉलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। रॉलेट एक्ट पढ़ते हैं आप। रॉलेट एक्ट जब आया था तो उसने हमारी स्वतंत्रता पे अंकुश लगाया था, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। आप ये सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वैयक्तिक स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है कि आपकी अंतरात्मा क्या करी, धर्म को चुनने के अधिकार के बारे में, आपकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में, आप ये सब पढ़ते हैं 25 से 28 तक में। तो ये सारे अधिकार भी दिए गए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। मतलब वो सभी के बारे में सोचने वाला है।
मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप में से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो वीडियो जरूर देखिएगा। यहां इस बात को भी हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। इस बात से भी इंकार नहीं किया जाता कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, जो भी लीडर्स थे, वो उन सब लोगों ने इस बात पे बहुत जोर दिया गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको और ज्यादा उसको बढ़ाया जाए। अच्छा, इसे यूं ही लिखने भर से के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इससे ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जाता। मतलब ये ऐसा नहीं था कि राष्ट्रीय आंदोलन नेता बस लिख देते थे, ये इसी को आधार बनाकर संघर्ष करते थे। आप सब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं वहां पर। अब आइए सोशल जस्टिस का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य है जिसके आधार पर हमारा संविधान गढ़ा है। ठीक है, सामाजिक न्याय क्या कहती है किताब, इसी के माध्यम से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे। अच्छा ठीक है, ये आगे क्लास में बताएगा। शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म, सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन के मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तहरीर देता है। ठीक है, इन टेक्निकल वर्ड्स में फंसे बगैर आप आसान भाषा में समझिए कि जो उदारवाद है, ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म की बात हो रही है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति के निजी अधिकार हैं उनका महत्व बढ़ाया जाए, यानी उसकी हर लिहाज से उसकी अपनी सभी तरीके की भावनाएं। और आज देखिए यही सब वो आधार हैं कि आज के समय में हम चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी की बात कर लें, चाहे लिंग डिफरेंसेस की बात कर लें, तमाम सारे, चाहे वो थर्ड जेंडर के राइट्स की बात कर लें, ये सब आप पढ़ते हैं अपने अलग अलग इश्यूज में, चाहे वो वुमेन राइट्स की बात कर लें। इन सारी चीजों को आवाज कैसे मिलती है, इन सब चीजों का अधिकार कैसे आता है, क्योंकि इन सब को देखने का नजरिया हम उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में देखते हैं कि अगर आप होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं या थर्ड जेंडर्स के राइट की बात कर रहे हैं या वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ मानसिक रूप से विकलांग हो गए? नहीं। लिबरलिज्म जो एक इस तरीके का उदारवाद है वो ऐसा नहीं देखता, वो उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो देखता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जब तक सामूहिक अहित नहीं कर रही है, किसी समाज का नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तब तक उसको कोई ऐतराज नहीं होता। तो उसको इस तरीके से देखने की बात ये कहता है। भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायनों में अलग है। पहली बात तो ये कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है, तो ये तो क्लासिक लिबरलिज्म की बात है। अब क्या है कि सामाजिक न्याय का क्या मतलब, एक सोशल जस्टिस से जुड़ा है। क्या? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जो लोग वंचित वर्ग है उसको भी मौका दें, उसको भी मेन स्ट्रीम में शामिल करें, ये बहुत जरूरी है और हमारा संविधान ये कर पाने में सफल रहा है। आरक्षण के विकल्प इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समानता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफी नहीं है कि आपने कह दिया हाँ यू हैव अ राइट टू वोट। आपको याद होगा वो जो क्लास में पढ़ रहे थे कांता की स्टोरी की, कैसे वो वोट देते वक्त उसको बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि मेरे मालिक भी लाइन में खड़े हैं, मैं भी लाइन में खड़ी हूं। तो एक नागरिक के रूप में, एक वोटर के रूप में हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जैसे अस्पताल की लाइन में लगते हैं तो उसको लगता है कि क्या हमारे मालिक भी इस लाइन में ऐसे ही लगते। तो ये जो डिफरेंसेस हैं कि बात केवल लिख देने से बात नहीं, अन्याय दूर नहीं हो जाता, उस पर अमल करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको वास्तविक अर्थ देने की आवश्यकता है। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये सारे उपबंध आप देखते हैं जो इन वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, वो उसी समानता वाले मूल्य का ध्यान में रखकर कि क्या हम समानता दे पाने में सक्षम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें उस टूल के रूप में आप देख सकते हैं जो हमारे विभिन्नताओं से भरे देश में समानता, इक्वालिटी मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण। विधायिका में भी सीटों का आरक्षण है।
आप देखिए इसको हर 10 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन हर 10 साल बाद इसको आज तक अभी एक्सटेंड किया जाता रह रहा है। मोटिव यह है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुन सकें और जो प्रतिनिधि वहां पहुंचे उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हो सकें। इसीलिए अनुसूचित जातियों जनजातियों की सीटों को आरक्षित भी कर दिया गया कि ऐसा ना हो कि उनको मौका ही ना मिले अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का। तो इसलिए सीटें ही आरक्षित कर दिया कि इस पर कोई चुनाव लड़ेगा तो किसी दलित समुदाय का व्यक्ति होगा। अब आइए, ये कुछ आपका रिवीजन है। अब आइए, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। ये कैसे कि डाइवर्सिटी को भी हम ऑनर करते हैं और जो माइनॉरिटीज हैं उनके अधिकारों को भी ऑनर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम सारे आर्टिकल्स भी हमने ये पढ़ा भी है। आइए यहां के माध्यम से पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है ये। संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता। समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच होती है, ऊंच नीच का रिश्ता होता है, जैसा कि हम जाति के मामले में देखते हैं। दूसरे मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे देश में, हम ये कई बार पढ़ भी चुके हैं। दूसरे, जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं। या तो यहां ये कह रहे हैं या तो हम एक दूसरे को बराबर नहीं समझते, और जब अलग अलग यूनिटी के रूप में, जैसे धार्मिक मामले में हिंदू तू मुसलमान, इस तरीके से देखते हैं तो संघर्ष भी और बढ़ जाते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम रखा जाए। आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि जहां इस तरीके की स्थिति हो वहां समानता को पुष्ट करना, समानता को मजबूत करना, यह बहुत चैलेंज की बात है। समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए, समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। बड़ी अच्छी बात है। आप देखिए ये छोटी सी लाइन है कि आखिर ये सारे लोग अपनी अपनी बातों को लेके बड़े रिजिड हैं क्योंकि हम सही। तो क्या तरीका हो सकता है समानता लाने का कि किसी की बात को तवज्जो ही मत दो। ठीक है, आप अपने मन में कहते रहिए कि आप बहुत बड़े तोप हैं, ठीक है, वो कहते रहिए। मोटिव क्या है, ये क्या कह रहा है, समुदायों को मान्यता ना देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। कि आप अपने बारे में क्या कर रहे हैं हम वो अभी नहीं सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये क्या करने की क्या आवश्यकता है। ये अपने आप में समाधान करने का एक बड़ा अच्छा तरीका। देखिए छोटी सी लाइन है, अक्सर स्किप हो जाती है, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण लाइन है। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया। आप देखिए वो वैल्यू नहीं देते, लेकिन ऐसा करना ना तो अपने देश में कारगर होता और ना ही वांछनीय। ठीक है, अब यहां बात हो रही है कि ये एक तरीका है कि इसे अवॉइड कर दो, उसको पूछो ही मत। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि समाधान हो जाए समस्या का, कि आप कुछ कह रहे, आप कुछ हम सुन ही नहीं रहे। तो जब जिसको समस्या का रूप देना आप चाह रहे हो वो हम उसको सुन ही नहीं रहे, तो अपने आप में ही समस्या नहीं। तमाम सारे पश्चिमी देशों ने ऐसा किया है। लेकिन अब जब बात भारत की हो रही है तो फिर ये हमारा जो समाज है, हमारी जो व्यवस्था है, इसमें ऐसा कर पाना मतलब न तो आसान था, वो काम भी नहीं करता और इसकी जरूरत भी नहीं थी। क्यों? इसका कारण ये नहीं था कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज्यादा जुड़े। ऐसा नहीं कि हमको अपने समुदायों की बात लेकर हम अड़े रहते हैं। कारण यह है कि हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज तथा भाषा होती है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और इससे वो बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी अथवा फ्रांस में विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। आप देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा आर्टिकल 25, वो कहता है कि यू डिसाइड, यू आर फ्री टू चूज योर रिलीजन। तो आप अपना धर्म चुन सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये सब करने की आजादी देता है। मतलब वो इस झगड़े में ही नहीं पड़ता कि ये सही कि वो सही, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, यू डिसाइड कि व्हाट इज गुड फॉर यू। आप तय कीजिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। आर्टिकल 27 देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है। वो कहता है कि रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस टैक्सेस देने के लिए आप फ्री हैं।
अब चूंकि हम अपनी मान्यताओं से बड़े गहराई से जुड़े, कई बार हमारा बड़ा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है हमारी मान्यताओं रीति रिवाजों को लेकर। अब किसी भी धार्मिक बात पर आप प्रश्न उठाइए तो तमाम सारे लोग आपको घूरना शुरू कर देते हैं, वो बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि साहब ये आप हमारे धर्म पे चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे मान्यताओं पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो कई बार इसको सामाजिक सहमति नहीं मिलती, तो ऐसे में कानून बना पाना ये बड़ा मुश्किल था। तो आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजियस टैक्सेस नहीं दे सकते, और जबकि आपको मालूम है मुस्लिम समुदाय में वो तमाम सा ज़कात एक अनिवार्य टैक्स है कि हर मुस्लिम को अपनी आय का कुछ साधन देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि समुदाय की अपने इस रीति रिवाज में बड़ी मान्यता हो, तो ऐसे में संविधान का रोल क्या हो जाता है? तो संविधान कितनी खूबसूरती से कहता है कि वो ये नहीं कहता कि आप टैक्स देंगे नहीं देंगे, वो क्या कहता है, यू आर फ्री टू पे और नॉट टू पे। आपकी बड़ी आस्था है, दे दो, नहीं देना है मत दो। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकता कि आपने वो ज़कात नहीं दिया, ठीक है, आपकी आस्था है, दे दो। आप मंदिर में चाहो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेच के दान कर दो, आपकी मर्जी, आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर दान पात्र में कुछ डाले बगैर चले आओगे तो क्या पंडित जी पकड़ के बैठा लेंगे आपको? नहीं, वो आपको डरा धमका सकते हैं, ये दोष लगेगा, वो पाप लगेगा, वो सब ठीक है, मुकदमा नहीं कर सकते आपके ऊपर। तो कितनी खूबसूरती से इन विविधताओं को, इन सारे डिफरेंसेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंटेन किया है। अच्छा, ऐसे ही अधिकारों में एक है धार्मिक समुदाय। देखिए अपनी एक और एग्जाम्पल इसका, धार्मिक समुदाय अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 29-30 आप ये पढ़ते हैं। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है, धन सरकार भी मदद कर सकती है ऐसा करने में। इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म और सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। वो अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, आर्टिकल 29 और 30, उनके भी अधिकारों की बात ये कर रहा है। अब आइए, जब ये सारी बातें हैं, जब सबकी निजी मान्यताओं को भी वैल्यू मिल रही है, फिर व्हाट इज सेक्युलरिज्म इन आवर कंट्री? पंथ निरपेक्षता से क्या आशा है हमारे देश में? माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं है। यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है। हाँ, यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी अवधारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। मतलब पश्चिम के देश धर्म को बिल्कुल ही अलग, जब वो अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर करते हैं तो वो अलग कर देते हैं, जबकि हमारे संविधान में सर्वधर्म समभाव की बात है। इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ेंगे। खैर, पारस्परिक निषेध जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, उस शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दूर रहेंगे, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। राज्य के लिए जरूरी है कि वो धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वो राज्य की नीति में दखल ना दे। जैसे पहले चर्च तमाम सारे निर्देश देता था, अभी वैसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग अलग होने चाहिए। मतलब धर्म अपना काम करे, राज्य अपना काम करे। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी व्यक्ति स्वतंत्र रहे, वो डिसाइड करे कि वो उसको क्या करना है नहीं करना है। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वो पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, तब वो ये बताने लगते हैं कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, आप देखिए कि जब सरकारें धार्मिक होने लगी, तमाम सारे जो कम्युनल स्टेट्स हैं, कम्युनल कंट्रीज हैं, वो बताने लगे तो धार्मिक मान्यताएं हैं ही हैं। अब उसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो गई, वो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर चीजें कर रही हैं। तो चाहे अब जो नास्तिक लोग हैं उस देश में या किसी अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि अब सोचिए, और ये कितना अजीब है अपने आप में कि अब सरकारें बताएंगी कि हमको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये बड़ी विडंबना है, बहुत अजीब बात है ये।
तो ये क्या कह रहा है कि जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों के हाथ मिला लिया हो वो क्या सहायता देगा। जाहिर सी बात है इस तरीके की समस्याओं में वो क्या सहायता देगा। इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे। ठीक है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राज्य को धार्मिक संगठनों से मिलने की जरूरत नहीं। पता चला कि सरकार बजरंग दल को कह दे कि भाई आप देखो धर्म हमारा खतरे में तो नहीं, अब ये गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर अब अव्यवस्था फैलनी शुरू हो जाएगी। ओके, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह ना बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। यह भी बहुत जरूरी है। अब पता चले सिमी बताए सरकार को, ठीक है, कोई और संगठन बताए कि नहीं ये काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अब वो गड़बड़ है। ठीक है, ना ही सरकार किसी धार्मिक संगठन से मिलकर कोई काम करे और ना ही किसी धार्मिक संगठन से कोई निर्देश ले। ये जरूरी है दोनों ही बात, इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वो धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए। संक्षेप में राज्य को चाहिए कि वो ना तो धर्म की मदद करे और ना ही उसे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी, जो कि हमारे देश में है। ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वो धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए। संक्षेप में राज्य को चाहिए कि वो ना तो धर्म की मदद करे और ना ही उसे बाधा पहुंचाए। ठीक है, एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखे। ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वो धर्म को आधार न बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बंट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था। इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य शर्त हो गया था। यानी पश्चिम की तो अपनी अलग कंडीशन थी, भारत में इसके करने की आवश्यकता नहीं थी। और इन सारी बातों को अगर हम बात करें तो आप देखिए हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव में पड़ता है। वो किसी धर्म के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो क्या कहता है, वो किसी एक धर्म के बढ़ावे के लिए कोई प्रयास नहीं करता। वो ऐसी व्यवस्था बनाता है कि सभी धर्म पुष्पित पल्लवित हो, सभी का विकास हो, सभी ग्रो करें, एक ऐसे माहौल को बनाता है। ना वो राज्य किसी धर्म विशेष को निर्देश देता है कि आपको ये करना चाहिए और ना ही वो किसी धर्म विशेष से निर्देश लेता है कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए। तो वो धर्म से डिटैच होकर सभी धर्मों के विकास में सहयोग करता है। ये हमारी व्यवस्था की खूबसूरती है। और देखिए यही ये बता रहा है कि भारत की स्थितियां अलग है पश्चिमी देशों से। इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक अवधारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्ष के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए और इससे दो अलग अलग कारण थे। पहला, धार्मिक समूहों के अधिकार। पहली बात तो जैसा कि बताया जा चुका है कि संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। हमने ये बात समझी, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जितना समान है, मतलब हमारे यहां नागरिक के रूप में किसी दो व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है। तो संविधान जिस तरीके से यह मानता है कि दो व्यक्ति बराबर हैं, संविधान का नजरिया दो धर्मों को लेकर भी बिल्कुल ऐसा है, जैसे एक धर्म ऐसे दूसरा धर्म, इसमें भी कोई डिफरेंसेस वो नहीं मानता। इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो तो एक दूसरे पर प्रभुत्व न हो तो इस समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आजादी के भाव से भरे होंगे। कितनी खूबसूरत बात है। आप ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी ने दूसरे को डोमिनेट कर रखा है, ये श्रेष्ठ कह रहा है और ये इससे अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ है, तो पता चलेगा कि इस समुदाय के लोग हमेशा ही अपने आप को थोड़ा हीन भावना से ग्रसित रहेंगे और ये अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कराएगा। और ये दोनों ही स्थिति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए तो ठीक नहीं, एक संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। इसके विपरीत अगर व्यवस्था ऐसी है कि भाई आप जो भी हैं स्वतंत्र हैं, आपकी अपनी स्थिति, ये जैसे भी हैं अपनी स्थिति में स्वतंत्र हैं, इन दोनों की स्थिति बराबर है, तो दोनों की स्थिति बराबर है, दोनों के समान अधिकार हैं, तो संघर्ष की भावना यहां कम हो जाती है। भाई जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। तो फिर वो ऊंच नीच का झगड़ा खत्म हो जाता है। ना इनको अपने को उच्च करने का संघर्ष रहेगा, ना ही इनकी स्थिति कभी खतरे में रहेगी, क्योंकि दोनों ही समान है। ये बड़ी खूबसूरत बात है ये। इसीलिए भारतीय संविधान सभी समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अब आइए राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार।
दूसरी बात, धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। अब देखिए, एक तरफ क्या कहा कि भाई हमको लेना देना है, तुम अपना धर्म देखो, तुम अपना धर्म देखो, हमको कोई मतलब नहीं है। राज्य कहता है, सरकारें कहते हैं हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा ये बात नहीं कहती। अब इन धर्मों में जो कुरीतियां हैं, जो व्यक्ति के सम्मान में प्रश्न खड़ा करता है, उस पर फिर संविधान आके खड़ा हो जाएगा कि ना भाई ये तो नहीं होने देंगे। छुआछूत के खिलाफ बना हुआ कानून इसके प्रति सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आर्टिकल 17 में आप पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। ये धर्म विशेष की कुरीति है, संविधान उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई कहीं कोई जाति धर्म के आधार पर कहीं कोई विभेद नहीं होगा। इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसे खात्मे की उम्मीद नहीं थी। जाहिर है इन्वॉल्व होना पड़ा सरकारों को, और इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट, इस तरीके का हस्तक्षेप ये नकारात्मक नहीं है, असल में ये समानता को ही अभिव्यक्त करते हैं, मजबूत करते हैं, ठीक है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य किन कदमों से स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। मतलब जाहिर है कि जब समानता और बंधुता जैसे, या समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को आप वैल्यू देंगे, तो कई सारी चीजों पर आपको प्रश्न खड़े करने पड़ेंगे, उनसे विवाद करना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। यह एक जटिल विचार है। जटिल विचार क्यों? एक लाइन में समझिए। हमारे यहां ये कहता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, बट इट डजंट मीन कि राज्य को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहां व्यवस्था क्या है? सर्वधर्म समभाव, देयर विल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रिलीजन। ये व्यवस्था है हमारे देश में। इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वो अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके। हमने यही बात अभी भी समझी है। हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है। कौन कौन सी? पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया। हमने सोशल जस्टिस की बात की। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्ता को कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। मतलब ऊंच नीच, जात पात, ये सारा है। ऐसे माहौल में भी हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। दूसरा क्या कि हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लगाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे कोई चोट नहीं पहुंचा, उस पर जरा सा भी रैशेस नहीं आए। बावजूद इसके जो वंचित वर्ग था उसको भी न्याय देने में ये सफल रहा। बड़ी खूबसूरत चीज है और बड़ी महान उपलब्धि है हमारे संविधान की। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना जो अफर्मेटिव एक्शंस प्रोग्राम है के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। ठीक है, क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। ठीक है, तीसरे, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार जो ग्रुप राइट्स हैं, जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किए गए। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले ही तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुसांस्कृतिक विवाद से नाम से जानी गई। मतलब कि जिन कंडीशंस में, जिन परिस्थितियों में हमारा संविधान बनाया गया, हमने ये बात कई बार जिक्र किया है क्लासेस में कि एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की खराब हालत, भारत को आजादी मिलने की खुशी, लेकिन बंटवारे का दर्द, वो भी दर्द बड़ा दर्दनाक, इतनी हत्याएं, चारों तरफ मार काट, हम सेलिब्रेशन की जगह मातम मना रहे थे अपनों के जाने का। तो तमाम सारे दुख, इन सारे तनावों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे, और उन तनावों में इस तरीके का संविधान बना पाना जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है एक विभिन्नता से भरे हुए देश में, ये महान काम था। ओके, अब आइए सार्वभौम मताधिकार। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, जो वोट देने की बात है कि सभी जो एडल्ट लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। 2 अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी बात नहीं है।
कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, खासतौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव। मतलब जबकि हम ये कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ तुम श्रेष्ठ नहीं, मैं बड़ा तुम छोटा, ये भाव बड़ा कूट कूट के बड़ी गहराई से हमारे समाज में था, बावजूद हम इसको सफलतापूर्वक इस बात को लागू करा पाए कि नागरिक के रूप में हम सभी बराबर हैं। ये बड़ी महान उपलब्धि है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी देर से दिया गया। हमने ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी है पिछली क्लासेस में। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात तबके में जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। यानी जो इलीट क्लास जब एक्टिव हुआ, फिर उसके बाद चीजें जब बाद में ये हुआ कि नहीं साहब हमको अपना स्वशासन तो चाहिए, तो ये बात सब में धीरे 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 फैलनी शुरू हुई। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित थी। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीज विचारों में से एक है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया बिल के नाम से सन 1895 में हुआ था। आप देखिए, इसको और शॉर्ट में कहें, आसान भाषा में, कि जिन चीजों जो उपलब्धियां पश्चिमी देशों ने मतलब कई सदी लगाए, 100 साल लग गए महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट का अधिकार देने के लिए, हमने आजादी के साथ ही अधिकार दिया अपने नागरिकों को। और यहां इसके पीछे जो उद्देश्य था वो वही लोकतांत्रिक मूल्य कि समाज के हर व्यक्ति की हिस्सेदारी हो हमारी सत्ता में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को, कोई भी मान्यताओं का, कोई किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, तो सभी की सहभागिता सुनिश्चित कर दिया जाए। और यही वो बीज कारण है, यही वो कारण है जिसपे हमारा देश खड़ा हुआ। तमाम डिस्प्यूट्स के बावजूद, तमाम सारे हमारे मत विभेदों के बावजूद भी हम कई राष्ट्रों में बट जाने से बच सके। हम क्योंकि समय समय पे हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन में विश्वास रहा कि साहब हमारी सहभागिता इस देश की व्यवस्था को चलाने में है। और इसका क्रेडिट जाता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को, जो हमारे यहाँ सार्वभौम मताधिकार है। वोट देते वक्त हम ये नहीं देखेंगे कि ये स्त्री है, पुरुष है, धनी है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, नहीं है। तो सभी जनता, जो भी इस देश में रहने वाला नागरिक है, उसका अधिकार है कि वो अपने लिए सत्ता का निर्माण करे। ये बड़ी उपलब्धि थी। अब आइए, नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु, मतलब पहले ये डिस्कशन ये बता रहे हैं कि पहले ये था कि साहब 24 वर्ष की आयु हो, फिर ये रखा गया नहीं साहब 21 वर्ष की आयु के लिए वोट करना है, फिर उसको घटा के 18 वर्ष किया गया। ये पूरा क्रम किया गया कि नागरिक का दर्जा दिया जाएगा, कब नागरिक का दर्जा होगा और कब वो वोट कर सकता है। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों के डिस्कशन के बाद हम इस स्थिति में आके पहुंचे कि हमारी स्थिति क्या होगी, हम एक नागरिक के रूप में हमारी व्यवस्था क्या होगी। तो यहां ये कह रहा है, इन सब के बावजूद शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया। इसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। मतलब हमारा शासक कौन होगा हम ही तय करते हैं। अब आइए, संघवाद, फेडरलिज्म, हमने बहुत डिटेल में इसको समझा। ये भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है कि फेडरलिज्म क्या है। एक बार समझ लेते हैं यहां दोबारा से। पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेद 371 को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। आप देखिए, हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोगों में से जिसने वो पिछली क्लास नहीं की है, जरूर वो संघवाद वाली क्लास जरूर करें। हमने ये सारा कुछ, ये वाला टॉपिक उन्हीं बातों का रिवीजन कर रहा है जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो फेडरलिज्म को हमने पढ़ते वक्त समझा कि किन परिस्थितियों में हमारे देश में संघवाद की स्थापना होगी, केंद्र सरकार होगी, अलग अलग राज्य सरकारें होंगी, शक्तियों का झुकाव निश्चित रूप से केंद्र सरकार की तरफ है, वो भी क्यों है, किन परिस्थितियों में है, क्या चैलेंजेस हैं, हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी। तो ये सारी चीजें ही यहां पर ये दोहरा रहा है कि ये किस तरीके से हमारा संविधान इन स्थितियों में जो फेडरलिज्म को मेंटेन कर पाने में ये सफल रहा।
कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहें तथा इन्हें विशेष राज्य विशेष दर्जा प्रदान की जाए। जैसे जम्मू कश्मीर को दिया गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जो धारा 371 है। ये जो विशेष प्रावधान है ये दिखने में असमान भले ही लगे, लेकिन असल में उन राज्यों को भी भारत की विचारधारा के साथ, भारत के साथ जोड़ने का प्रयास था। और ये संघवाद, इसी संघवाद की अवधारणा की वजह से भारत आज भी अखंड है। ये बात हमने पहले भी समझी है। अनुच्छेद 371A के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला। मतलब वो अपनी लोकल एंटिटी, लोकल आइडेंटिटी, अपने रिचुअल्स, अपनी संस्कृति, इन सब की सुरक्षा करने का भी उनको अलग से अधिकार है। ये सब कुछ विशेषाधिकार इस आर्टिकल के तहत संविधान देता है। मोटिव ये है कि वो अपनी पहचान को सुरक्षित रखते हुए वो भारतीय संघ का हिस्सा बने रहने में उनको कोई दिक्कत ना हो। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। जाहिर है जिनकी परिस्थितियां अलग हैं उनको उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही देखे जाने की आवश्यकता होती है। हालांकि संविधान में मूल रूप से बात नहीं कही गई है, परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इसे परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे देश में राज्यों के संदर्भ में, वो हमारे लिए तमाम सारी राजनीतिक इकाइयों को जन्म देने में, राजनीतिक विचारधाराओं को महत्व देने में भी एक फर्टाइल लैंड के रूप में काम करते हैं। और इन सभी तरीके से सभी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व कर पाने में हम सक्षम हो पाते हैं। अब आइए जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, राष्ट्रीय पहचान है, वो क्या है, वो क्या कह रही है किताब, इसको समझते हैं। संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है। इस संबंध में हम यहां कुछ बातों पर गौर करें। ऊपर की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों पर राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल बनाने के संबंध में भी बहस से स्पष्ट किया गया है। मतलब फिर वही बात, वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, तमाम विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी भारतीय के रूप में हमारी कुछ निश्चित पहचान है। इसको अगर समझना है तो हमको ये पृथक निर्वाचक मंडल, आप देखेंगे अंग्रेजों ने बहुत बनाया, कई बार कोशिश की कि धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड किया जाए। तो इन सारी चीजों पे जब डिबेट किया गया तो क्या निकल के आया, संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नकार दी गई जो धर्म पे आधारित हो। पृथक निर्वाचक मंडल की बात को नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता, इसका राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न हो जाता। इसको नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती। क्या था ये, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, मान लीजिए ये दिल्ली है, सपोज दिल्ली एक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इलेक्शन के लिए एक एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मान लीजिए यहां पर सीट निर्धारित कर दी, नहीं यहां चुनाव इसी धर्म का व्यक्ति ही लड़ेगा और इसको वोट इस धर्म का व्यक्ति लड़ेगा और इसको वोट उसी धर्म के लोग देंगे। अब जब वोट का आधार धर्म पर आधारित हो जाएगा तो इस दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले लोगों में अपने आप बढ़ जाएगा। अब जो जीता है, मान लीजिए जिस भी धर्म का, मान लीजिए कोई हिंदू जीता है, तो वो इसको पता है कि मैं बना हूं हिंदू के वोटों से, उसको मुसलमान के से क्या लेना देना। अगर कोई मुस्लिम बन गया तो लगा मैं तो मुस्लिम वोट पाके मुझे शक्ति प्राप्त, मुझे हिंदू से क्या लेना देना। तो क्या उसकी कार्यप्रणाली न्याय कर पाई व्यवस्था के साथ? तो अंग्रेजों ने हमारे बीच फूट डालो राज करो वाली नीति के तहत, बांटो राज करो की नीति के तहत ये सब किया था। हमने इसको बिल्कुल से इंकार कर दिया, हम ऐसा करेंगे ही नहीं।
हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि किसी धर्म विशेष का व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको उसी धर्म का व्यक्ति ही वोट करे। हमने ये सब चीजें नकार दी, क्योंकि इससे जो हमारी जो जीवन की सहजता थी हमारे देश की, वो जरूर उसको प्रभावित होती। अब आइए प्रक्रियागत उपलब्धि क्या है। ऊपर बताई गई 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां और भी हैं जो प्रोसेस में भी हैं, जो प्रोसेस के थ्रू हमको मिली है। कैसे? अव्वल तो पहला तो यह है कि अव्वल तो यह कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचारधारा विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी, लेकिन इस सभा की बहसों ने यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको शामिल करने का था। ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए, ये आरोप लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूर्ण रूप से सभी लोगों की प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। कई सारे ऐसे ग्रुप्स थे, ऐसे वर्ग थे जिनका नुमाइंदगी नहीं थी, जिनका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं था। ये आरोप लगते हैं, लेकिन जब आप उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की डिबेट पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा न होने के बावजूद भी जो लोग वहां उपस्थित थे उन्होंने उन लोगों का भी ख्याल रखा जो वहां उपस्थित नहीं थे। यानी किसी विशेष किसी ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन ना होना संविधान में उनके अधिकारों से समझौता नहीं होने दिया। मतलब जो लोग थे उन्होंने उनका भी ख्याल रखा जो उनके बीच नहीं थे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी और ये हमारी उपलब्धि रही उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, हमारे मेकर्स की। अच्छा, ये खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुलना पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुलना पर तौलकर परखने के लिए तैयार है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये नहीं देख रहे कि आने वाला रिजल्ट जो होगा उसमें हमारा स्वार्थ हो। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि क्या जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। बहुत महत्वपूर्ण चीज, असहमति एक पॉजिटिविटी के रूप में स्वीकार करना, ये बड़ी उपलब्धि है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये कर पाने में सफल रहे। दूसरे, इसे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए। मतलब कि ठीक है भाई, हम किसी की बात मान लेते हैं, तो बात मानना, किसी अन्य की बात को मानना हमेशा हमारी कमजोरी के रूप में नहीं देखना, लगता कमजोर था इसलिए मान गया। ये ठीक नहीं है कि इसको आप कमजोरी के रूप में देखिए। हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा है। ठीक है, आप अपने किसी निजी लाभ के लिए सामूहिक हितों को अगर नकारेंगे तब तो बुरा है, लेकिन कई सारे समझौते संबंधों को बचाने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए होते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच में खुली प्रक्रिया में होता है तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। वही बात, हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, परंतु है नहीं। ठीक है, हम ये कह लें कि साहब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं मिला क्या करें, भगवान नहीं चाहते थे, हम इस बात पर अफसोस कर सकते हैं। फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। लेकिन अगर सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हैं तो आप ये बात कह नहीं सकते साहब ये हमको पूरे रूप से मिला नहीं। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए, बात यहां सर्व बहुमत की नहीं थी, सर्वसम्मति की थी। ये क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने बड़े अपने आंदोलन में इसका इस्तेमाल किया था कि सत्ता सर्व बहुमत की नहीं सर्वसम्मत की होनी चाहिए। मतलब ज्यादा लोग कहें, इससे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा लोग उससे सहमत हो। ठीक है, क्योंकि कौन किस कह रहा है वो पता नहीं, समझ के कह रहा है, नहीं समझ के कह रहा है, किसी दबाव में कह रहा है, तो अपना मत देने के पीछे कई सारे फैक्टर काम कर सकते हैं। बहुमत में तो आ सकता है, लेकिन क्या जितने मत दिया वो वाकई एग्री है, वो वाकई सहमत है उसकी बातों से, ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस बात पे जोर दे रहे थे कि बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए फैसला। ठीक है, सबकी मतलब ये नहीं कि ज्यादातर लोग कहेंगे वही मानना है,
उससे ज्यादा जरूरी थी कि ज्यादातर लोग उस पर सहमत हों। ये बड़ी खूबसूरत चीज थी। ये दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है वाकई। अब आइए, कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ आलोचनाएं हैं। वो क्या है? भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं, इनमें से 3 पर यहां संक्षेप में चर्चा की जाएगी। जो हमने शुरुआत में पढ़ा कि सम लिमिटेशंस आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है? पहला, क, ये संविधान अस्त व्यस्त है। ठीक है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। मतलब अच्छा, ख, इसमें सबकी नुमाइंदगी मतलब ये कि अस्त व्यस्त है, सारी बातें, कभी यहां कुछ लिखा है, कभी वहां कुछ लिखा है, ऐसा लोग कहते हैं। ये भी कई लोग कहते हैं कि साहब इसमें सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। ये संविधान भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इधर यहां वहां के संविधान से लिया गया है, तो भारतीयों के अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे धारणा यह काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए। लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है। ठीक है, ये क्योंकि ये संभव नहीं है, खास करके भारत जैसा देश जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेज को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज के बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। यानी बड़े सारे लीगल अथॉरिटीज हैं, लीगल प्रोविजंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के उद्देश्यों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रास्ते दूसरे होते हैं। तो ये लगता है, ऐसा लगता है, ये जरूरत भी है कि वो थोड़ा सा ढीला रखा जाए, मतलब वहां वो व्यवस्था रखी जाए। जहां तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों का एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत का संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं। आप ये पढ़ते हैं। क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके थे। क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में हो सकी? जो दूसरा आरोप है कि भाई ये तो बहुत इलीट क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे। तो ये भी आरोप है कि साहब वो सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। यहां जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के 2 हिस्सों में फर्क करें। इनमें से एक को हम चाहें तो आवाज कह सकते हैं और दूसरे को चाहें तो राय कह सकते हैं। कितने खूबसूरत तरीके से समझा रहा है। नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज से होनी चाहिए, ना कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज से। बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कि आपकी अपनी आवाज होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए आप बताइए। ठीक है, ये नहीं कि आपका कोई मालिक होगा वो डिसाइड करेगा। बहुत खूबसूरत। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौम मताधिकार से। बहरहाल, अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। अगर आप देखेंगे कि साहब सबकी राय जरूरी है, सबकी राय शामिल नहीं, किस समुदाय को क्या चाहिए, तो आपको यह नहीं लगेगा संविधान पढ़ते वक्त कि साहब इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। सबकी बातें वहां रखी हुई मिलेंगी। यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इससे सच्चाई का एक पुट जरूर है। ठीक है, इस बात को हम स्वीकार भी करते हैं कि सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। आप देखिए, ठीक है, सबकी सहमति नहीं थी, लेकिन उनकी बातें नहीं हुई ऐसा नहीं है। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न तबकों के सरोकार और हितों पर आधारित मसले भी उठाए। भले वो इलीट क्लास से आते थे, लेकिन उन्होंने निचले डिप्राइव सेक्शन, गरीब सेक्शन, जो वंचित वर्ग था, उसकी भी आवाजों की बात की, उनकी भी राय को शामिल करने का प्रयास किया हमारे संविधान में। क्या यह संजोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अंबेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है। यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। कितनी अच्छी बात है ये। एक अंतिम आलोचना यह है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है। अलग अलग देशों से इसको लिया गया ऐसा माना जाता है। इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधान की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक
भाव बोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गति मती भारत की असली जनता और उसके आचार विचार से सांस्कृतिक तथा मूल्यपरक गति के अनुकूल नहीं है। ये आरोप लगता है कि साहब ये पश्चिमी देशों से हूबहू उनकी नकल कर ली गई है, हमारे मूल्यों हमारी संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। अब ये आरोप कितना सच है? ये बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है, ठीक है, ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ये पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। पहली बात तो ये कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया है। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। राम मोहन रॉय ने इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई और आज भी यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी सन 1841 में यह बात जाहिर हुई। इसका एक पक्ष ये किताब ये कह रही है कि कई बार पश्चिमी चीजें अपनाना इस अपने यहाँ की कमियों को हाईलाइट करने का उद्देश्य से किया गया। जैसे राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को के खिलाफ उन्होंने अपने ही समाज व्याप्त कुरीति को दूर करने के लिए उन्होंने पश्चिमी देशों का हवाला किया, बड़ी तारीफ की उसकी। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि अपने यहाँ की कुरीति दूर हो सके। आप देखिए, समानता के अवधारणा से, समानता की बात करने से जो दलित समुदाय है उनको आगे आने का मौका मिला। तो वो जो कुरीतियां हैं, जो व्याप्त कुरीतियां थी हमारे समाज में, उससे समझौता न करके उसके खिलाफ खड़े होने का मौका मिल रहा है। अच्छा, उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। यानी जो जिसको हम कह रहे हैं कि पश्चिम से आया, क्या उससे हमारे देश का नुकसान हुआ? नहीं, समानता को सुनिश्चित करने का मौका मिला। दूसरे, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। संकर संस्कृति मतलब कि दो चीजों से मिलकर एक तीसरी चीज निकल कर आ जाती है। यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया को ना तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता और ना ही देशी परंपरा में। यानी कुछ अच्छी बातें उनकी थी, कुछ अच्छी बातें हमारी थी, इसको मिला के हमने कुछ तीसरी अच्छी बात, यानी हमारी बुराइयां कम हुई और हमने उनकी बुराइयां नहीं ली, हमने उनकी अच्छी बात ली। और ये भी अपनी बात अपने आप में कितनी बड़ी विशेषता है कि हम इन बातों की समझ रखते हैं कि हमारे लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है। पश्चिमी आधुनिकता और देशी संस्कृति व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के खास रूप से बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमने मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। यह संविधान सचेत चयन और अनुकूल परिणाम है, न कि नकल का। कितनी अच्छी बात है, आप देखिए हर लाइन इतनी खूबसूरत है। यहां पर आप देखिए, ये कह रहे हैं कि नकल है, इसको बहुत आसान भाषा में समझिए। ये हमारी काबिलियत थी कि हम अपनी जरूरतों को समझते थे। हमने दुनिया भर के संविधान पढ़े और देखा कि जितनी बातें अच्छी हैं जो हमारे यहाँ हमारी व्यवस्था में होनी चाहिए, हमारे देश की उन्नति में मदद करे, हमने अपनाने में संकोच नहीं किया और निश्चित रूप से उसने हमारी चीजों में मदद की। तो ठीक है कि हमारे संविधान में बड़े सारे पैबंद हैं, लेकिन ये पैबंद अच्छे हैं, खूबसूरत हैं और ये हमारी व्यवस्थाओं के, हमारे समाज के अनुरूप हैं। न केवल ये हमारे समाज के अनुरूप है बल्कि उनके विकास में भी बहुत मदद करते हैं। अब आइए लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। इन बातों का यह मतलब नहीं कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है, ठीक है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएं। यह भी बड़ी स्वाभाविक सी बात है। ऐसी बातें बच जाएं जिनके पुनरावलोकन की जरूरत हो। इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएं हैं। अब हम संक्षेप में संविधान की सीमाओं की चर्चा कर लें। आइए कर लेते हैं। पहली बात यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। दूसरे, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। यानी ये बात सही है
कि एक तो राष्ट्रीय एकता की बात है कि राष्ट्रीय एक यूनिट, वहां वो जो फेडरल वाली बात थी कि अलग अलग जो स्टेट आइडेंटिटीज हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया। हम भारतीय के रूप में जब हम पहचान की बात करते थे तो उसमें कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी जो राज्यों की भी पहचान को समाहित करता, वो करने में हम चूके थोड़ी सी। लेकिन और दूसरी चीज कि परिवार की बात, हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं लेकिन पारिवारिक रूप से भी बड़ी सारी चीजें हैं। परिवार में जिस तरीके से अन्य अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग स्थिति होती है, उसी से मिलकर समाज बनता है। तो संविधान उस बारे में बात नहीं कर पाता, वो व्यक्तिगत चीजों की बात करके निकल लेता है, लेकिन सामूहिक रूप से परिवार के रूप में वो बात नहीं कर पाता, निर्देश नहीं दे पाता। तीसरे, ये बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निषेध तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। हालांकि इस पर डिबेट है, हम नीति निषेध तत्व पढ़ते हैं तो हम ये बात समझते भी हैं। कहने का मतलब ये कि भारत जैसा विकासशील देश जहां पर्याप्त अमीर गरीब की खाई है, तो ये मान्यता है कि ऐसा किया जाना चाहिए कि रोजगार के अवसर को मौलिक अधिकार बना दे, आर्थिक विकास को मौलिक अधिकार बना दे। इसकी बजाय, मौलिक अधिकार बनाने की बजाय इसको नीति निषेध तत्व में डाल दिया गया। हालांकि आलोचना के भी अपने जवाब हैं, लेकिन ये एक लिमिटेशंस के रूप में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क यह है कि संविधान की सीमाएं इतनी गंभीर नहीं है कि संविधान के दर्शन के लिए खतरा पैदा कर। देखिए, ये बात खुद ही जवाब दे दिया कि इन सभी बातों का तर्क दिया जा सकता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन हम उस तर्क में नहीं पढ़ते, हम नहीं उलझते, क्योंकि ये सीमाएं, ये लिमिटेशन ऐसी नहीं है कि हमारे संविधान के मूल्यों पर सवाल खड़ा कर दे। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अब आइए, कंक्लूजन क्या है जो हमने पढ़ा। इस अध्याय में हमने जाना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो कल पढ़ा था उसी को आज और डिटेल में समझा। संविधान की केंद्रीकृत विशेषताएं उसे जीवंत बनाती हैं। कानूनी प्रावधान और संस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। इस पुस्तक में हमने जिन संस्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया है उसे मूल में है भविष्य के प्रति एक दृष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप प्रदान किया। इस तरह हम संविधान में दृष्टि रूपायित हुई। बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अथवा संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संविधान की प्रस्तावना में है। क्या आपने ध्यानपूर्वक संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है? इससे बहुत से उद्देश्यों का जिक्र तो है ही, साथ में एक विनम्र दावेदारी भी है कि इस संविधान को महान व्यक्तियों के एक समूह ने नहीं प्रदान किया। इसकी रचना और इसका अंगीकार हम भारत के लोगों के द्वारा हुआ है। इस तरह जनता स्वयं अपनी नियति की नियंता है और लोकतंत्र एक साधन है। इसके सहारे लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। आज प्रस्तावना के उस घोष को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हम बहुत से मसलों पर लड़े हैं। हमने देखा है कि अदालतों और सरकारों के बीच अनेक व्याख्याओं पर असहमति है। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच मत विभिन्न है। राजनीतिक दल संविधान की विविध व्याख्याओं के आधार पर पूरे जोर शोर से लड़ते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। हमारी अपनी राजनीति में बहुत सारी समस्याएं और कमियां हैं। फिर भी अगर आप किसी राजनेता अथवा आम नागरिक से पूछें तो आप पाएंगे कि कोई संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है। मतलब हर कोई विश्वास करता है। हम सब साथ रहना चाहते हैं और समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता की भावना के आधार पर समृद्धि करना चाहते हैं। संविधान की दृष्टि अथवा दर्शन में यह साझेदारी संविधान को अमल में लाने का महत्वपूर्ण परिणाम है। सन 1950 में इस संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आज इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। बहुत खूबसूरत कंक्लूजन है। शॉर्ट में इसको समझ लें कि हमारा संविधान एक लंबी परंपरा के बाद, एक लंबे संघर्षों के बाद बना, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे जो उद्देश्य थे, जो हमारी वो क्या कहते थे, जो जिन चीजों के लिए हमने लड़ा, हमने अपने राज्य की प्रकृति के रूप में उसको बनाया कि हम एक प्रभुत्व संपन्न देश होंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होंगे। फिर जो आकांक्षाएं थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, हमने उसको अपने संविधान में उद्देश्यों के रूप में रखा। हम सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे, हम सबको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता देंगे, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता देंगे, एकता बनाएंगे, बंधुता बनाए रखने वाली एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे।
तो ये सारी चीजें हम कर पाने में सफल रहे। कुछ सीमाएं रहीं, लेकिन उन सीमाओं ने कभी हमारे मूल्यों से समझौता नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज कि हमारा संविधान कोई गिफ्टेड नहीं है किसी इलीट क्लास का, और या किसी अन्य ने आके हमको कोई गिफ्ट कर दिया। ये हम भारत के लोगों की रचना है और वो हमने हमारे लिए ही बनाया है। हमारी ही सहभागिता इससे सुनिश्चित होती। तो कुल मिला के संविधान की ये स्थिति है जिसको हमने समझा। ये 11वीं क्लास का आखिरी अध्याय था। और पॉलिटी से रिलेटेड आप देखिए, जो अगर आप पॉलिटी के कंसर्न में एनसीईआरटी को पढ़ते हैं पॉलिटी को जानने के लिए, तो अभी तक हमने जितनी बातें कही वो पर्याप्त हैं। 12वीं क्लास का जो पॉलिटी है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बेसिक चीजों को का उल्लेख करता है। और इसका जो पार्ट बी है वो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनकी बात करता है, समानता, बंधुता, ये सारे जो पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे समझे जाना है उसकी बात करता है। लेकिन अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो अभी तक आपने जितना समझा वो अपने आप में पर्याप्त है, स्पेशली ये 11वीं क्लास की ये किताब। तो जब भी आप रिवीजन करें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इसे 11वीं क्लास को जरूर आप ध्यान में रखें। तो यहां ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके खोल देगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।